हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चंदन एवटी द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक एईसी काउंट बताया था, एब्सोल्यूट इशनोफिल काउंट, जो आपको लैब में हम एज ए प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो बताया था। लेकिन एज ए थ्योरेटिकल की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम में हमें कैसे लिखना होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। वो आज की इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इशनोफिल्स के बारे में मैंने जब डीएलसी पढ़ाया तो भी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, और जब पिछला लेक्चर एईसी पढ़ा रहा था तो भी बहुत कुछ बता चुका था। इसलिए आज बहुत इशनोफिल के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मली हम लोग इशनोफिल सभी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, ग्रैनुलोसाइट का पार्ट होता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है, या कभी कभी 14 माइक्रोमीटर तक भी होता है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेल होता है, ओके। एंड लिस्मन स्टेन से हम इसे रोमेनोवेस्की स्टेन जो होता है उससे हम इसे स्टेन करके डीएलसी में काउंट करते हैं। इशनोफिल्स जो है जनरली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इंक्रीज होता है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तब भी इंक्रीज होगा। कोई स्पेसिफिक एलर्जिक रिएक्शन हो तो सभी टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शन में भी इशनोफिल इंक्रीज होता है। आज ये सब फॉर्मल में बता चुका हूँ, इसलिए आज मैं डायरेक्टली आता हूँ आपको द डिटर्मिनेशन ऑफ द इशनोफिल एईसी, एब्सोल्यूट इशनोफिल काउंट। कि एब्सोल्यूट इशनोफिल का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो उस डिटर्मिनेशन का सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है दैट इज द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ द एईसी। प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले आप प्रिंसिपल समझ लें, फिर प्रोसीजर और फिर कैलकुलेशन पे, ओके। तो प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि ब्लड इज डाइल्यूटेड विद अ स्पेशल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जो ब्लड आएगा, जो स्पेसिमेन आएगा, जनरली एईसी के लिए जो स्पेसिमेन हम यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट में मैं लिख देता हूं, रिक्वायरमेंट जो स्पेसिमेन हम यूज करते हैं दैट इज द एडीटी एंटीकोगुलेटेड सैंपल यूज करते हैं। क्या करते हैं, एडीटी सैंपल यूज करते हैं, एडीटी एंटीकोगुलेटेड सैंपल यूज करेंगे। तो द सैंपल विल डाइल्यूटेड विद द स्पेशल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। एक स्पेशल डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम यूज करेंगे जिसके साथ हम सैंपल को मिक्स करेंगे। अब जब मैं आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बता रहा था, आरबीसी का काउंट टोटल बता रहा था, और प्लेटलेट का काउंट जब बता रहा था न्यूबार चैम्बर से, तो उस समय भी मैंने बताया था कि स्पेशल डाइल्यूटिंग फ्लूइड उनके लिए क्या यूज करते हैं। उस स्पेशल डाइल्यूटिंग फ्लूइड का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या वहां पे यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी बताऊंगा क्या यूज करेंगे। तो जो सैंपल होगा उसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ डाइल्यूट करेंगे, विच रिमूव द रेड ब्लड सेल। वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या करेगा, जो सैंपल में रेड ब्लड सेल होगा उसको रिमूव कर देगा, और जो इशनोफिल्स होंगे सैंपल में उन्हें स्टेन कर देगा, ठीक है। और वो इशनोफिल का जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे न्यूबार चैम्बर के थ्रू माइक्रोस्कोप में तो कैसा दिखेगा, पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का दिखेगा, ठीक। अब वही माइक्रोस्कोप, वही इशनोफिल जो है हम हाई पावर लेंस पे उसे these eosinophils are then counted under the high power lens is known in the known volume of fluid by using improved Nevar chamber। वही जो eosinophil जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड के थ्रू जो स्टेन हुए उनको हम इम्प्रूव निबार चैम्बर के हेल्प से हम माइक्रोस्कोप में हाई पावर लेंस पे ऑब्जर्व करेंगे। हाई पावर लेंस का मतलब 40x होता है, लो पावर मीन्स 10x, हाई पावर मीन्स 40x, एंड ऑयल इमर्जन मीन्स 100x। तो इसको फिर हम 100x पे ऑब्जर्व करेंगे। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द एईसी, कि ब्लड को हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड के द्वारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ डाइल्यूट करेंगे, और उस डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिर हम क्या करेंगे, इंप्रूव निवार चैम्बर में चार्ज करके देखेंगे। वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का क्या काम होगा, वो आरबीसी को रिमूव कर देगा सैंपल से लाइस करके, और जो इशनोफिल होगा उसको स्टेन कर देगा। कैसा कलर में, पिंक लाइट कलर में उसको स्टेन कर देगा, ताकि जो स्टेनिंग के बाद हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे हाई पावर पे तो फिर क्या है, हमें पिंक कलर का ऑब्जर्व हो। सेकेंड चीज आता है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में पहला क्या हमें पड़ता है, जरूरत एडीटीएस सैंपल की। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की पड़ेगी, दैट इज द माइक्रोस्कोप। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। थर्ड रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की पड़ेगी, इंप्रूव न्यूबार चैम्बर की। किस चीज की, इंप्रूव न्यूबार चैम्बर, न्यूबार चैम्बर की। न्यूबार चैम्बर के बारे में फॉर्मली जब मैं आरबीसी काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट बता रहा था तो वहां सब कुछ एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट हमें सबसे स्पेशली जरूरत पड़ेगी उस किस चीज की, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अच्छा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड एईसी के कंडीशन में दो टाइप्स के डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज किए जाते हैं। एक पायलोट्स ट्यूब होता है और दूसरा होता है हिंगल्समैन ट्यूब्स। क्या फ्लूइड्स क्या होता है, फर्स्ट वन होता है पायलोट ट्यूब्स और सेकंड होता है हिंगलमैन्स फ्लूइड, ठीक। और एक क्या होता है, पायलोट्स ट्यूब, पायलोट्स फ्लूइड, सॉरी ट्यूब नहीं फ्लूइड।
ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम है जो एईसी के कंडीशन में एब्सोल्यूट इशनोफिल काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये पायलोट्स ट्यूब से नहीं, आज मैं आपको हिंगल्समैन ट्यूब फ्लूइड से आपको बताऊंगा कि एईसी कैसे करेंगे। हिंगल्समैन फ्लूइड का आपको मैं कंपोजिशन बता देता हूँ। फॉर्मली इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, इसलिए आप कंपोजिशन याद रखना, ठीक है। इसमें मिक्स होता है येलो यूसिन, देन होता है 95% फेनोल एंड फॉर्मेलिन एंड डिस्टिल वाटर। क्या चाहिए, फोर्थ वन इसमें क्या इसका कंपोजिशन होगा, डिस्टिल वाटर। ये चार चीजों से मिलकर हिंगल्समैन फ्लूइड बना होता है। ये येलो यूसिन जो होगा 0.5 ग्राम इसमें एडेड होगा, 95% फेनोल जो होगा 0.5 ml एडेड होगा, एंड फॉर्मेलिन जो होगा ये भी 0.5 ml एडेड होगा, एंड डिस्टिल वाटर जो होगा 99 ml एडेड होगा। ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हिंगल्समैन फ्लूइड। तो इतने चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे कि एईसी का प्रोसीजर कैसे होगा। जब यूनिवर्सिटी में आपका क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट इशनोफिल काउंट, तो इसी को लिखना है। पहले इशनोफिल के बारे में फॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद रिक्वायरमेंट, देन प्रोसीजर, देन कैलकुलेशन। और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में वहां होगा, ओके। अब मैं आता हूं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट वन होता है कि एक मैं आपको रिक्वायरमेंट में बताना भूल गया, WBC पीपेट। किस चीज की रिक्वायरमेंट में बताना भूल गया आपको, WBC पीपेट, इसके भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट वन प्रोसीजर जो आता है दैट इज द कि जो WBC पिपेट होता है उस पे दो मार्किंग होता है, एक 0.5 मार्किंग होता है सबसे नीचे होता है, और उसके ऊपर एक बीड होता है, और बीड के ऊपर 11 मार्किंग होता है। ये जो WBC पिपेट होता है ना, इन सब के बारे में मैंने जानकारी आपको जब TLC बता रहा था। अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो चैनल पे आए हैं तो आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप TLC काउंट जो मैंने बताया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हेमेटोलॉजी के प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और वहां पर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट और RBC काउंट दिया गया, आप वहां से पढ़ें, उसको सुने, उसको देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो WBC पिपेट में जो मार्किंग होता है 0.5 मार्क आता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर एक करना है कि सक द ब्लड या टेक ब्लड अप टू 0.5 मार्क। जो WBC पिपेट होगा इन द WBC पिपेट, जो WBC पिपेट होगा उसमें 0.5 मार्क आता है, ब्लड को चेक करना है। देन मिक्स विथ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 11 मार्क, ओके। 0.5 मार्क तक आपको लेना है ब्लड को, जो ATS एंटीकोगुलेटेड ब्लड है, और जो 11 मार्क का रहेगा, जो बेड से ऊपर तक रहेगा, वहां तक आपको फिर क्या सक करना है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक करना है, और दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। इसका जो डाइल्यूटिंग फैक्टर होता है 1:20 होता है, 1:20 के रेशियो में हम लेते हैं। अगर आपके पास डाइल्यूटिंग फ्लूइड WBC पिपेट नहीं है तो आप बाहर भी अलग भी टेस्ट ट्यूब में 1:20 का रेशियो दोनों को मिक्स करके 1 रेशियो में ब्लड एंड 20 रेशियो में डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेकर मिक्स करके भी आप प्रोसीजर कर सकते हैं, ओके। सेकेंड आता है, अब जब ये प्रोसीजर आप कर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, देन मिक्स करने के बाद आपको होल्ड दिस WBC पिपेट इन योर पाम फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक आपको अपने पाम में रखना है इस WBC पिपेट को, दोनों को मिक्स करने के बाद। इसके बाद क्या करना है कि उसको मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट रखने के बाद उसे एक पेट्री डिश लेना है आपको। उस पेट्री डिश में जो है ना कुछ फिल्टर पेपर रखना है, और फिल्टर पेपर को डिस्टिल वाटर से मॉइस्ट कर देना है, गीला कर देना है। गीला करने के बाद जो आपके पास WBC पिपेट है जिसमें आपने ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स किया है, इसको पेट्री डिश में रख दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने प्रिंसिपल में बताया था कि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा वो RBC को लाइस करके उसे रिमूव करेगा, तो उस RBC को लाइसिस करने के लिए 10 से 15 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद सेकेंड प्रोसीजर जो होगा, आप इससे WBC पिपेट को निकालेंगे एंड चार्ज द न्यूबार चैम्बर बिफोर डिस्कार्डिंग few drops of fluid into the stem। अब आप करेंगे क्या कि उतना 10 से 15 मिनट रखने के बाद
सॉरी, जब आप पिपेट को निकालेंगे तो उसके स्टेम में जो फ्लूइड होगा पहले उसे 2 से 3 ड्रॉप यानी फ्यू ड्रॉप उसे आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि जो उसमें स्टेम में जो शुरू माउथ पे होगा वो क्या होगा, अनडाइल्यूटेड फ्लूइड होगा, तो उसको आप डिस्कार्ड कर लीजिए। ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद इंप्रूव निबार चैम्बर है उसको आपको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करना है, मोबाइल की तरह पिन लगा के चार्ज नहीं करना है। चार्ज कैसे करना है वो भी मैंने आपको टीएलसी के लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर एक शॉर्टली बता देता हूँ। इंप्रूव निबार चैम्बर लेंगे, दोनों साइड उसके चैम्बर्स गटर होते हैं, उन दोनों पे आप कवर स्लिप रखेंगे और पिपेट की हेल्प से, जो है पिपेट में है फ्लूइड, इसको बहुत ही छोटा सा ड्रॉप दोनों साइड चैम्बर में आप डालेंगे। ओके, इस तरीके का निबार चैम्बर होता है। निबार चैम्बर में यहाँ दोनों साइड गटर चैम्बर बना होता है, दोनों पे आप कवर स्लिप रखेंगे और यहाँ पे 1 ड्रॉप और यहाँ पे भी 1 ड्रॉप आप डालेंगे। फ्लूइड इतना डालना है कि ओवर चार्ज ना हो, यानी ओवरफ्लो ना हो, बहुत ही छोटा सा ड्रॉप डालना होता है। ठीक है, चार्ज करने के बाद जो है एंड वेट फॉर 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के लिए आपको वेट करना है, जो इंप्रूव निबार चैम्बर को चार्ज करने के बाद। अब 3 से 5 मिनट का वेट क्यों करना है, ताकि जो लाइस हुए आरबीसी थे वो रिमूव हो जाएंगे इन गटर में, और जो इस्नोफिल्स था वो सेटल डाउन होगा सभी गटर्स पे। ठीक है, थर्ड वन जो प्रोसीजर है दैट इज द काउंटिंग फॉर इस्नोफिल्स, ईओसिनोफिल्स। अब होगा क्या कि इस्नोफिल्स जो है लाइट पिंक कलर के स्टेन हो गए होंगे, तो काउंटिंग किस में करेंगे, जो इंप्रूव, जब टीएलसी बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि कैसा होता है इंप्रूव निबार चैम्बर में टीएलसी करने का। तो जो ये 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करते हैं। तो इन्हीं चारों चेंबर में जो है आपको इस्नोफिल को काउंट करना है। इन चारों चेंबर में आप इस्नोफिल को काउंट करेंगे। ठीक है, और काउंट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे जितना आपकी काउंटिंग आई होगी। ठीक है, नाउ अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। ठीक, यही था प्रोसीजर। कैलकुलेशन में फॉर्मूला होता है, जो टीएलसी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ना। अब काउंटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि 4 चेंबर में काउंट करना है। काउंट 4 चेंबर में कैसे करना है वो काउंटिंग का रोल भी जब टीएलसी मैंने पढ़ाया है वहां मैंने बताया है। तो जैसे हम टीएलसी काउंट करते थे वैसे ही इस्नोफिल भी काउंट करना है। तो पहले आप टीएलसी काउंट देख लेंगे कि कैसे करना है हमारे लेक्चर में। बार बार एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, काउंट कर लेने के बाद जो टीएलसी के लिए फॉर्मूला यूज करते थे n × 50, अब ये कैसे फॉर्मूला काउंट होता है वो भी वहां मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। बार बार शॉर्ट में थोड़ा सा और बता देता हूं उसको। एक्चुअल में होता है कि यहां आपको कैलकुलेट कर देता हूं। AEC इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे हम जनरेट करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, यानी जितना इस्नोफिल आपको काउंट हुआ है अपॉन द वॉल्यूम इनटू द डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला के तहत हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स, सपोज दैट जितना आपने इस्नोफिल 4 चेंबर में काउंट किया उसको आप n मान लो। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, 4 चेंबर था और उसकी जो डेप्थ होती है वो होता है 0.1 माइक्रोलीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 × 0.1। एंड डाइल्यूशन फैक्टर कितना था, 1:20। आपको मैंने बताया कि 1:20 हम लेते हैं। अब डाइल्यूशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी वो सारे लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यहां से पॉइंट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो n × 50, ये आगे 10 5 जा 50। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के थ्रू सपोज दैट कि सॉरी, आपने जो 4 चेंबर था, चारों चेंबर में आपने इस्नोफिल 6 काउंट किया। ठीक है, 6 इस्नोफिल आपको मिला, तो 6 × 50 इक्वल टू कितना हो गया, 300 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये हो गया AEC, जो हम AEC काउंट कर रहे थे, ये इतना 300। AEC का नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितना होता है, 50 to 300, 350, सॉरी 50 to 350। ये कभी कभी वेरी कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, AEC से आप परसेंट ऑफ इस्नोफिल कैसे निकालेंगे, इस्नोफिल की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, परसेंट eosinophil is equal to absolute eosinophil count upon TLC into 100। एक फॉर्मूला होता है इस्नोफिल का परसेंटेज निकालने के लिए। अगर आपने एब्सोल्यूट इस्नोफिल, पिछले लेक्चर मैंने बताया था परसेंट इस्नोफिल से AEC निकालने के लिए। अब आप AEC आपके पास अगर है तो परसेंट इस्नोफिल भी निकाल सकते हैं। कैसे, AEC अभी आपका कितना कैलकुलेट करके आया था, 300। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 100,
और टीएलसी की रेफरेंस रेंज क्या होती है 4000 टू 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, तो हमने हायर लिमिट रख लिया 11000, सपोज दैट कि किसी पेशेंट का 11000 आया टीएलसी। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 10 ये जाएगा, ये आएगा 2.77 यानी अप्रोक्स 3%। कितना आया 3%। तो इस्नोफिल इक्वल टू कितना हो गया 3%, यानी जिसका 300 आया उसका इस्नोफिल 3% आ गया अप्रोक्स। ठीक है, तो ये था एईसी कैलकुलेट करने के लिए और ये था इस्नोफिल कैलकुलेट करने के लिए। आपको जब एईसी आएगा तो इसको मेंशन नहीं करना है एग्जाम में, केवल इतना ही दूर तक मेंशन करना है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर डिक्रीज काउंट होगा इस्नोफिल का, अगर इस्नोफिल अपने रेफरेंस रेंज से डिक्रीज करता है तो उसे हम इस्नोपेनिया बोलते हैं, और अगर इंक्रीज करता है तो उसे हम इस्नोफिलिया बोलते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।